चलिए शुरू करते हैं। औरंगजेब, थोड़ी सी सर्दी है तो थोड़ा मैनेज करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। औरंगजेब को लगभग मेरा शाहजहां तक हो चुका था, औरंगजेब करने जाता है, ठीक है। औरंगजेब का है तो पहला क्वेश्चन देखिए कि किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, बताइएगा। तो वो किया था ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने। मतलब मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब जो था वो क्या किया था ना कि सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया था औरंगजेब, ठीक है। तो भी ये कट्टर माना जाता है। क्यों माना जाता है चलिए हम जानते हैं। अब देखिए, औरंगजेब के प्रशासन में सर्वाधिक हिंदू नियुक्त थे, ये तो हम जान गए, नॉर्मल चीज है। आगे बात करते हैं। इसके शासन में लगभग 33% हिंदू अधिकारी थे। कितने प्रतिशत? 33%, 33%। इसकी सेना में जो है वरिष्ठ पदों पर राजपूत जो है नियुक्त थे, मतलब सबसे ज्यादा राजपूत थे इसके समय में। किसके समय में? औरंगजेब के समय में। औरंगजेब जो है मुगल वंश के अन्य शासकों की तरह राजपूतों के प्रति जो है मैत्री भाव रखता था। क्या रखता था? मैत्री भाव रखता था। औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने जसवंत सिंह को दारा का सहयोग करने के बाद भी, मतलब दारा का सहयोग करने के बाद भी जसवंत सिंह को पुराना मनसब, क्या पुराना मनसब प्रदान कर गुजरात का सूबेदार बनाया था। सोचिए, मतलब दारा का सहयोग नहीं करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन सहयोग किया था तो भी वो जो है मनसब प्रदान किया हुआ था, गुजरात का सूबेदार बनाया हुआ था। तो देखिए 38 क्वेश्चन नंबर है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने करवाया था। चलिए औरंगजेब ने करवाया तो चलिए आगे तो आप जान गए कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण हुआ, जो कि हम जान गए कि औरंगजेब ने करवाया। तो आपसे तो क्लियर हो गया कि मोती मस्जिद का जो है निर्माण जो है किसके समय में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा औरंगजेब के शासनकाल में। तो याद रखिए, मस्जिद जो दिल्ली के है, दिल्ली के लाल किले में जो है मोती मस्जिद, वो निर्मित करवाया था औरंगजेब ने। और एक और औरंगजेब करवाया जो कि लाहौर में है, लाहौर में जो कि जामिया या जामी कहिए या बादशाही मस्जिद विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो कि औरंगजेब ने बनवाया था। जहाँ की जो है योजना अनुसार लाल किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। थोड़ी सर्दी है इसलिए थोड़ा मैनेज करिएगा। क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को जो है 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। कैसे? आप चलिए जानते हैं। तो सुनिए, मुगल बादशाह औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। अब चलिए कैसे? तो देखिए, आगरा पर जब आधिपत्य कर लिया औरंगजेब, आधिपत्य कर शीघ्र ही औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक, सुनिए राज्याभिषेक कितना लंबा नाम से करवाया उपाधि के साथ, सुनिए। तो अबुल मुजफ्फर, क्या है? मुजफ्फर फर बोलते हैं, याद रखिएगा। अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन, क्या है? मुहीउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से ये जो है आगरा के आधिपत्य पर, जब आगरा पर आधिपत्य कर लिया था तो औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवा लिया, जो कि इतने बड़ी उपाधि के साथ, जो कि आप देख रहे हैं अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीरी की उपाधि से, याद रखिएगा, 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में करवाया था। सोचिए, राज्याभिषेक करवाया था दिल्ली में, जो कि कब? 31 जुलाई 1658। सोचिए 1658 में, सोचिए इतना बड़ा। आगे चलिए जानते हैं। चलिए, तो एक तो आप जान गए कि 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में अपना पहला राज्याभिषेक करवाया। अब दूसरा जानते हैं। तो देखिए, खजूबा एवं देवराई के युद्ध में सफल होने हो गया था, उस समय दूसरी बार वो राज्याभिषेक करवाया था। कौन? औरंगजेब, ये जान लीजिए। तो 15 मई 1659 को, मतलब एक साल बाद, मतलब 1659 को, ठीक है, 1659 को, तो 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। 40वां प्रश्न है कि राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। अब चलिए और जानते हैं। तो सुन लीजिए, मुगल बादशाह औरंगजेब को चित्रकला में रुचि नहीं था, मतलब इसको चित्रकला में रुचि नहीं था औरंगजेब को, ठीक है। तो चलिए, अतः उसने अपने दरबार में चित्रकारों को जो है बेदखल कर दिया था, मतलब चित्रकला में रुचि नहीं था, इसलिए जितने भी चित्रकार थे उनको बेदखल कर दिया, हटा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल चित्रकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में चित्रकला का विकास किया था, अपने अपने क्षेत्रों में चित्रकला का विकास किया, याद रखिएगा। उसी संदर्भ में राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास हुआ था। 41 क्वेश्चन नंबर क्या है? तो अफगानिस्तान पर
अधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो और कोई नहीं, दौलत खान ने निमंत्रण दिया था। ये जान गए। चलिए अब जानते हैं। तो सुनिए, इब्राहिम लोदी के शासनकाल से नाराज होकर दौलत खान ने जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, बुलाया। ठीक है। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में दौलत खां पंजाब का राज्यपाल था। सोचिए, दौलत खां जो है पंजाब का राज्यपाल था, समझ गए, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में, और वही बुलाया था बाबर को और आक्रमण करवाया था, जान गए। इसलिए पानीपत का प्रथम युद्ध भी हुआ था। चलिए 42 क्वेश्चन नंबर है कि बाबर के सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। तो बादशाह की पदवी धारण जो की थी, ऑप्शन नंबर बी, काबुल में की थी। कहाँ की थी? काबुल में की थी। देखिए सुनिए, तो सुनिए, बाबर ने क्या किया? बाबर ने वर्ष 1504 में क्या हुआ? हिंदू कुश से आगे पहुंच गया। हिंदू कुश जो क्षेत्र था उससे आगे पहुंच गया। और जब काबुल पर जो है, काबुल के राजा पर जो है क्या किया? काबुल जो क्षेत्र है, जो अफगानिस्तान देख रहे हैं, तो काबुल के राजा जो नाम है आर्धन वंश के जो है मुकीम थे। क्या थे? आर्धन वंश के मुकीम, याद रखिएगा। और अभिजातों मतलब सेनापतियों के बीच जो है उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। मतलब काबुल में क्या हुआ? काबुल के राजा जो थे, राजा के क्षेत्र की बात करें, जो आर्धन वंश के मुकीम और अभिजातों मतलब सेनापति के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था काबुल पे कब्जा करने के लिए। ठीक है। उस समय तब जानते हैं बाबर ने क्या किया? बाबर ने स्थिति का ये जो है फायदा उठाया, मतलब इस सिचुएशन को देखकर फायदा उठा लिया बाबर। अब बाबर जैसे ही उठाया तो क्या किया कि अभिजातों को अपनी ओर शामिल कर लिया, मतलब सेनापतियों को अपनी ओर शामिल कर लिया था। और मुकीम जो थे, जो कि अर्धन वंश के थे, याद रखिएगा, तो मुकीम को परास्त कर दिया, समझ गए? तो मुकीम को परास्त कर दिया और उसने क्या किया? काबुल पर अधिकार कर लिया। और जब काबुल पर अधिकार कर लिया तो उसी में उपाधि धारण किया था, बादशाह का उपाधि या सम्राट का उपाधि धारण किया था। तो पूछता है कि बाबर ने किस पर अधिकार करने से वो बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो काबुल पर अधिकार करने से बादशाह की उपाधि धारण। 53 क्वेश्चन नंबर देखिए, 53 क्वेश्चन नंबर है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, मीर वाकी ने करवाया था। अब कैसे? चलिए अब जानते हैं। बाबरी मस्जिद को प्रथम मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर बाबर के सेनापति मीर वाकी ने वर्ष 1527 में, याद रखिएगा, वर्ष 1507 मतलब 1527 में निर्माण करवाया था। कौन करवाया था? मीर वाकी ने। कौन था ये? तो बाबर का सेनापति था, बाबर के आदेश पर करवाया था, याद रखिएगा। और मुगल सम्राट का कौन था? बाबर ने ही मीर वाकी को बोला कि भाई जाके निर्माण करवा दो बाबरी मस्जिद का। तो यह 1527 ईस्वी में निर्माण करवाया। ये हो गया। आगे सुनिए, मीर वाकी ने इसका निर्माण जो है बाबरी मस्जिद रखा था, मतलब मीर वाकी ने जो निर्माण करवाया उसका बाबरी मस्जिद नाम रखा। 40 के दशक से पहले, 1940 के दशक से पहले मस्जिद को, याद रखिएगा, मस्जिद ए जन्म अस्थान कहा जाता था, ये जान लीजिए। ठीक है। 44 क्वेश्चन में हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो देखिए, सबसे पहला युद्ध हुआ था 1532 में, याद रखिएगा, जो कि आप नीचे देख रहे होंगे। एक चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, और एक हुआ था सर हिंद युद्ध जो है 1555 में हुआ था। ठीक है। और एक हुआ था 1540 में। तो डी जो देख रहे हैं सबसे पहले देवरा, जो कि देवरा का कब हुआ था? 1532 ईस्वी में, ये जान गए। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1539 में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो 1540 में, जो कि सब हुमायूं के साथ हुआ था। और सरहिंद का युद्ध भी हुआ था 1555 में। ठीक है। 1555 ईस्वी में। क्लियर हो गया। 45 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले जो है हजरते आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की? तो ऑप्शन नंबर सी, शाह सूरी। शाह जो है सूरी वंश का संस्थापक था, ये हम जानते हैं, जिसके राजधानी सासाराम है, ये भी हम जानते हैं। उसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण करने के बाद बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह को हराया। सोचिए, बंगाल के नवाब सुल्तान नुसरत शाह को हरा दिया तथा दक्षिण बिहार का जो है अप्रत्यक्ष शासक बन गया। क्या बन गया? अप्रत्यक्ष शासक बन गया था। हजरते ए आला की उपाधि धारण की। चलिए 46 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर जो है पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? तो किसने बनवाया? तो और कौन बनवाएगा? शेरशाह ने बनवाएगा, शेरशाह सूरी बनवाएगा। तो ये जानते हैं। तो याद किया, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी के शासक शेरशाह सूरी ने करवाया, ये तो हम जान गए। इसे सड़क ए आजम
के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक, अगर पूछ रहे कि ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम बताइए क्या था, तो सड़क आजम के रूप में। यह जो सड़क है भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी। सोचिए, यह जो है भारत के मध्य एशिया को जोड़ती थी, भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी, ये हम जान गए। और जो है अंतरदेशीय व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जो सड़क बनवाया था शेरशाह सूरी, समझ गए। इस सड़क को पहले जो है उत्तरापथ या बादशाही सड़क और सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। चलिए 47 क्वेश्चन नंबर है कि शेरशाह का उत्तराधिकारी था कौन? तो ऑप्शन नंबर बी इस्लाम शाह था। इस्लाम शाह होंगे, ठीक है, इस्लाम शाह होंगे, उत्तराधिकारी होगा। चलिए इसके बारे में बता देते हैं। तो इस्लाम शाह जो है सूरी वंश का दूसरा उत्तराधिकारी एवं शेरशाह सूरी का दूसरा पुत्र था। समझ गया, शेरशाह सूरी का दूसरा पुत्र था इस्लाम शाह। याद रखिए, इस्लाम शाह है और सूरी वंश का दूसरा उत्तराधिकारी है। शेरशाह सूरी का दूसरा पुत्र था, ये भी जान लीजिए। इस्लाम शाह का अगर समय काल बोले तो याद रखिए 1545 से लेकर 1554 तक था। आप जानते हैं, मतलब 1554 तक था, ठीक है। आगे सुनिए कि इसका मूल नाम जो था जलाल खान था। तो इस्लाम शाह का अगर पूछे मूल नाम तो आप बताइएगा जलाल खान। जलाल खान को 26 मई 1545 को ताज पहनाया गया। ताज मतलब गद्दी पर बैठाया गया। तो जलाल खान को 26 मई 1545 को क्या किया गया? ताज पहनाया गया। और उसने इस्लाम शाह की उपाधि धारण की। इस्लाम शाह का उपाधि धारण किया। कौन किया? जलाल खान। ये क्लियर हो गया, ठीक है, उपाधि धारण की। उसने क्या किया? उसने अपने पिता की कुशल प्रशासन की नीतियों को जो है जारी रखा और केंद्रीयकरण को बढ़ावा दिया। 48 क्वेश्चन नंबर है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर बी में कालिंजर में हुआ था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुआ था, ये आप जानते हैं। तो 22 मई 1545 को चंदेर राजपूतों के विरुद्ध लड़ते हुए शेरशाह सूरी द्वारा जो है कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान जो है उक्का नामक, क्या है? उक्का नामक अग्नेयास्त्र से निकले गोले से या गोले के फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। 49 क्वेश्चन नंबर है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह था कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी कछवाहों से किया था। समझ गए, अकबर की बात हो रही है। चलिए आप जानते हैं। तो सुनिए, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जो है कछवाहा वंश के राजपूत राजा भारमल के परिवार के साथ स्थापित किया। किसके साथ? भारमल के साथ किया था। आगे बात करते हैं। वर्ष 1562 में, मतलब 1562 में राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरखावाई का विवाह जो है अकबर से कर दिया। किससे कर दिया? अकबर से कर दिया। तो क्या है? हरखावाई, याद रखिए, उसका विवाह हो गया था, अकबर से हुआ था, ये आप जान लीजिए, भारमल ने करवा दिए थे। आगे बात करते हैं। हरवाई से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। समझ, जहांगीर का जन्म हुआ था। अकबर ने हरवाई को, याद रखिएगा, मरियम उजमानी की उपाधि प्रदान की थी। तो अकबर ने क्या किया? मरियम उजमानी की उपाधि प्रदान की थी, ये जान लीजिए। आगे चलिए 50 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी हकीम खान थे। कौन थे? हकीम खान। चलिए जानते हैं। तो सुनिए, हल्दी घाटी का युद्ध अगर तो सबसे पहले कब हुआ? तो 1576 में हुआ। कब हुआ? 1576 में, 1576 में हुआ। अब सुन लीजिए कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आशफ खां के मध्य लड़ा गया। मतलब मान सिंह जो था वो मुगल शासक की तरफ से लड़ रहा था, आप जानते हैं। महाराणा प्रताप के साथ हो रहा था, ये आप जानते हैं। अब चलिए फिर से जानते हैं। तो राजपूत योद्धाओं के अतिरिक्त जो है राणा की सेना के अग्र भाग की बात करते हैं। अग्र भाग का नेतृत्व जो है अफगानों की एक टुकड़ी के साथ जो है हकीम खां सूरी कर रहा था। या राणा की सेना में जो है, राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। भील जो जनजाति थे उसके शामिल था, ये भी जान लीजिए। यह जो है राणा की मुगलों के साथ आमने सामने का अंतिम युद्ध था। मतलब राणा, जो आप जानते हैं महाराणा प्रताप की बात हो रही है, तो महाराणा प्रताप का मुगलों के साथ आमना सामना अंतिम युद्ध माना जाता है। समझ गए। 51 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। आगे तो सबसे बड़ी बात कि तीसरा होगा मालवा पर मुगल आक्रमण, ये जान लीजिए। फिर होगा अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, ये भी सही होगा। फिर आपका चौथा होगा उड़ीसा पर कर रानी की विजय होगी। और दूसरा होगा तुकारोई का युद्ध होगा। अब इसका डेट अगर आपको याद होगा तो सही होगा। तो चलिए डेट जान लीजिए। तो देखिए, तुकारोई का युद्ध जो है 1575 ईस्वी में अकबर ने बंगाल के
अफगान शासक दाऊद को परास्त किया था, ये आप जान लीजिए। तो अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा? तुकारोई का युद्ध लड़ा। कब लड़ा? 1575 में। किसके बीच हुआ? तो बंगाल के शासक दाऊद के साथ हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें जो है अकबर की सेना का नेतृत्व मुनीम खां ने किया था, ये जान लीजिए, मुनीम खां ने किया था। तो लड़ाई हुआ था। बात करते हैं 1561 की बात करते हैं। तो 1561 में अकबर की सेना ने जो है अधम खां मतलब उधम खां भी बोला जाता है, याद रखिए, खां के नेतृत्व में मालवा पर आक्रमण किया। क्या किया? मालवा पर आक्रमण किया, जिसमें बाज बहादुर की पराजय हुई थी। ईस्वी में अकबर ने आमेर के शासक राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई का राजनीतिक संबंध भी सुदृढ़ किया, ये आप जान गए। तो ये क्लियर, ये तो हम पढ़ चुके थे ऊपर भी। तो हरखाबाई से विवाह कर लिया था अकबर ने, जो कि भारमल की क्या थी? पुत्री थी। क्लियर हो? 52 क्वेश्चन नंबर देखिए। 52 क्वेश्चन नंबर है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं वो सही है। स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। समझ गए? अब चलिए जानते हैं मनसबदारी प्रथा क्या है। तो देखिए, मनसबदारी प्रथा जो है अकबर द्वारा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ की गई थी। तो मनसबदारी प्रथा कौन लाया? अकबर लाया, ये तो हम जानते हैं। आगे बात करते हैं। यह जो है एक कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे उनके लिए है। यह एक कुलीन की नागरिक क्या है? नागरिक और सैन्य क्षमता को दर्शाने वाली एक संयुक्त स्थिति थी। ठीक है, ये जान गए। आगे बात करते हैं। तो आज सुनिए, मनसबदारी प्रणाली को मुगल बादशाह अकबर ने नई प्रशासनिक मशीनरी और राजस्व प्रणाली के रूप में पेश किया था। कौन किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, ये भी जान गए। इसके अंतर्गत मतलब मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत मुगल अधिकारों हिंदुओं एवं मुस्लिम सैन्य सेवा के बदले में क्षेत्रीय जो कमान होते थे, कमान प्रदान किए गए थे तथा हथियारों, घोड़े एवं हाथियों के, ठीक है, हाथियों को उनकी संख्या के अनुसार मूल्यांकित किया गया था। चलिए आगे चलते, समझ में आया? मतलब इसके अनुसार क्या हुआ कि हथियारों, घोड़े और एवं हाथियों को उनकी संख्या के अनुसार जो है मूल्यांकित किया गया था, उनके अनुसार उन्हें दिया जाता था। ये जान लीजिए, बस इतना ही था। आगे चलिए 53 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो और कोई नहीं, अकबर किया था। क्या किया था? अकबर किया था। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सुनिए, शिक्षा के क्षेत्र में अकबर द्वारा किया गया प्रयास निस्संदेह जो है स्मरणीय है, मतलब कोई शक नहीं है, याद करने की चीज है शिक्षा के मामले में। चलिए, बदायूनी के अनुसार अगर देखा जाए, बदायूनी के अनुसार अकबर ने गुजरात को जीतने के बाद अपने पुस्तकालय जीतने के बाद जब गुजरात को जीता था तो अपने पुस्तकालय को अनेक दुर्लभ पुस्तकों से भर दिया, मतलब पुस्तक से भी भर दिया था, पुस्तकालय जो खोला था। उसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अनुवाद विभाग की स्थापना की। कौन किया? तो अकबर ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इसके अतिरिक्त अकबर ने फतेहपुर सिकरी, आगरा एवं अन्य अनेक स्थानों पर अनेक खा मतलब आश्रम, मदरसों मतलब पाठशालों की जो है स्थापना की। मतलब यहाँ पे देखिए, फतेहपुर सिकरी मुस्लिम शिक्षा का मुख्य केंद्र था। मतलब फतेहपुर सिकरी जो मुस्लिम शिक्षा के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे सुनिए, अकबर के समय में फतेहपुर सिकरी में जो है अब्दुल कादिर शेख फैजी, ठीक है, फैजी मतलब निजामुद्दीन जैसे विद्वान रहते थे फतेहपुर सिकरी में। है कि किस मुगल शासक ने, ठीक है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने प्रदान किया था। किसने प्रदान किया? शाहजहां ने प्रदान किया। अब चलिए जानते हैं। तो सुनिए, मुगलों के शासनकाल में संस्कृत में मौलिक अच्छी रचनाएं नहीं हो सकी थी। फिर भी दिल्ली सल्तनत के युग की तुलना में इस अवधि के दौरान संस्कृत साहित्य ने अच्छी प्रगति की थी। मतलब सोचिए, ऐसा नहीं कि मुगल वंश में संस्कृत का ज्यादा महत्व दिया गया, नहीं दिया गया। लेकिन दिल्ली सल्तनत के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुगल में संस्कृत साहित्य अच्छी प्रगति में थी, ये भी जान लीजिए। आगे बात करते हैं। तो सुन लीजिए, शाहजहां ने हिंदू विद्वानों का सम्मान किया। शाहजहां जो था हिंदू विद्वानों को सम्मान किया था, याद किया। जैसे नाम बता देते हैं, कविंद्र आचार्य सरस्वती है, सुंदरदास है, चिंतामणि आदि को उसके दरबार में संरक्षण मिला था। सोचिए, किसके दरबार में? शाहजहां के दरबार में, क्योंकि शाहजहां का पुत्र जो दारा शिकोह खुद था, ज्ञानी था। आगे चलते हैं। रस गंगाधर और गंगा लहरी लिखने वाले जो है जगन्नाथ पंडित भी उनके दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? शाहजहां के दरबार में। तो संस्कृत का बहुत महत्व था कि नहीं उस समय? मतलब उतना प्रगति नहीं था लेकिन महत्व था। समझ गए?
बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से सुनिए 55 क्वेश्चन, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो वो था ऑप्शन नंबर ए, दारा शिकोह को। ठीक है, शिकोह, ऐसे शिको भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, तो आपसे ये भी पूछेगा कि उपनिषद का फारसी अनुवाद किसने किया? तो दारा शिकोह ने किया, तो रचना किया। उसका नाम क्या है? तो सिरर ए अकबर नाम है। ठीक है, उपनिषद का जो फारसी अनुवाद हुआ है। सुनिए, जैसे उपनिषद का फारसी अनुवाद आप जान गए सिरर ए अकबर, ठीक है, जो कि दारा शिकोह की रचना है। ठीक है, मान गए? ठीक है, ये जान गए। अब सुनिए, इसकी रचना जो है शाहजहां के काल में हुई थी। किसकी रचना शाहजहां के काल में हुआ था? उपनिषद का, जो कि फारसी अनुवाद हुआ था, जिसका नाम सिरर ए अकबर है, जो कि दारा शिकोह की रचना मानी जाती है, जो कि शाहजहां के काल में हुआ था। ये आप जान गए। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सबसे बुद्धिमान था, ये हम जान गए, तभी तो उपनिषद को फारसी अनुवाद किया। उसने जो है भगवत गीता और योग वशिष्ठ उपनिषद और रामायण का जो है अनुवाद फारसी में करवाया था। सोचिए, दारा शिकोह इतना बुद्धिमान था, दारा शिकोह इतना विद्वान था, जो कि शाहजहां का पुत्र था, अब जानते हैं, और सबसे बुद्धिमान था, जिसने पता है उपनिषद का तो ऊपर पढ़े। अब देखिए, भागवत गीता, योग वशिष्ठ उपनिषद और रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। सोचिए, रामायण का भी अनुवाद फारसी में करवाया, योग वशिष्ठ, भागवत गीता, उपनिषद, ये सब को जो है फारसी में करवाया था। कौन किया था? दारा शिकोह ने, ये जान लीजिए। आगे सुनिए, आगे चलिए, तो शाहजहां ने इसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। ठीक है, शाहजहां ने क्या किया कि शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी, क्योंकि दारा शिकोह के अधीन जो है 52 उपनिषदों का जो है फारसी अनुवाद हुआ था। मतलब 52 उपनिषद, ठीक है, 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद हुआ था। क्लियर हो गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर है कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज जो है, जिसका नाम सिजदा है, ठीक है, समाप्त कर दिया था? तो कौन कर दिया था समाप्त? पता है, शाहजहां ने समाप्त कर दिया था। ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है आपको, बीपीएससी वाले के लिए तो स्पेशली ये है, तो ये ध्यान रखना है। तो आपसे पूछता है कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा जो प्रारंभ किया गया था एक दरबारी रिवाज था, जिसका नाम सिजदा था, सिजदा, जो कि समाप्त कर दिया था? तो कौन किया था? शाहजहां किया था। अब चलिए, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो देखिए, वर्ष 1636 और 37 की बात हो रही है, ठीक है, मतलब 1636 से 37 की बात हो रही है। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा जो है प्रारंभ जो है शुरुआत जो है ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा को जो है समाप्त कर दिया था। तो आपसे ये पूछता है कि दरबारी रिवाज कौन था? सिजदा। सिजदा को समाप्त कौन किया? शाहजहां ने। और कौन था शाहजहां? तो मुगल बादशाह था। कब समाप्त किया? तो 1636 से 37 की बात हो रही है, उस समय। प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो बलबन द्वारा ये प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। शाहजहां ने जो शुरू किया था वो बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया था। ईरानी दरबारी रिवाज था ये सिजदा, जो कि हमारा मुगल बादशाह शाहजहां समाप्त कर दिया था। जमीन बोश की प्रथा भी समाप्त कर दी गई। ये सवाल सुनिएगा कि ये पगड़ी में बादशाह की एक तस्वीर है, तस्वीर जो है तस्वीर में पहनने की मनाही कर दी गई, मतलब माना कर दिया गया था, मनाही कर दी गई, मतलब ये ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट था। आगे चलिए जानते हैं, ठीक है, आओ जानते हैं। आप सुनिए कि इन बातों के स्थान पर चहार तस्लीम, क्या है? तस्लीम, ठीक है, चहार तस्लीम की प्रथा लागू की गई थी। क्या की गई थी? चहार तस्लीम की प्रथा लागू की गई थी। मनु ची, क्या है? मनु ची के अनुसार बाद में चहार तस्लीम और सिजदा में जो है भेदभाव कर पाना कठिन हो गया। भारी आवाज को इग्नोर करिएगा। तो जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? 57 क्वेश्चन नंबर, तो औरंगजेब के समय। ठीक है, लीजिए कि भारत में जजिया कर जो है सर्वप्रथम 712 ईस्वी में, याद रखिएगा, किसने, मतलब 712 में कौन? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा कहाँ? सिंध प्रांत में लगाया गया था। तो आपसे पूछेगा कि भारत में जजिया जो है, जजिया कर जो है सर्वप्रथम कौन लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। कब? तो 712 ईस्वी में। कहाँ? तो सिंध प्रांत में, ये ध्यान रखना है। आगे चलिए, आगे बात करते हैं। सल्तनत काल में जो है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। मतलब सल्तनत काल की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक लगाया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था, आप जानते हैं। मुगल कालीन शासक अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया था अकबर, किंतु 1674 ईस्वी में, मतलब 1674 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर पुनः लागू कर दिया गया था। समझ गए? औरंगजेब ने मेवाड़ से जजिया कर वसूल नहीं किया था। कहां से? मेवाड़ से जजिया कर वसूल नहीं किया था।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि औरंगजेब जो है जजिया कर तो पुनः लगा दिया था। अब बताइए कि औरंगजेब ने मेवाड़ से जजिया कर वसूला था तो नहीं वसूल पाया था। 8 क्वेश्चन नंबर है कि औरंगजेब ने किसको शाहीवाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की, बताइएगा। तो वो किया था जहां आरा को प्रदान किया था। जहां आरा कौन थी बता सकते हैं, बताइएगा जरूर। जामा मस्जिद बनवाई थी। तो चलिए जानते हैं। देखिए औरंगजेब ने अपनी बहन, औरंगजेब की बहन थी जहां आरा, याद रखिए जहान आरा इसे बोला जाता है और जहां आरा भी बोला जाता है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो जहान आरा को शाहीवत क्या बोलते हैं, शाहीवत उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहान आरा बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी पुत्री थी, समझ गए। मुमताज महल और शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री थी जहान आरा, जो कि औरंगजेब की बहन हुई थी। उन्हें यह उपाधि जो है अपने पिता के मरणोपरांत औरंगजेब द्वारा अपने पिता की ओर से प्राप्त हुई थी, ये भी जान लीजिए। मतलब अपने पिता के मरणोपरांत, मतलब पिता मरने के बाद औरंगजेब जो है औरंगजेब द्वारा अपने पिता की ओर से यह प्राप्त किया था, मतलब दिया था, ये जान लीजिए। चलिए 59 क्वेश्चन नंबर, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है, बताइएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए केवल एक जो है सही है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। ये क्लियर हो गया। अब चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, इसकी जानकारी देखते हैं। तो सुनिए, मनसबदारी व्यवस्था जो है मुगल काल में प्रचलित कुलीन वर्ग से संबंधित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। क्या थी? एक प्रशासनिक प्रणाली थी, आप जानते हैं, कुलीन वर्ग से, जिसे अकबर ने आरंभ किया था। प्रारंभ किया अकबर ने किया था। मनसब मूलतः जो है अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। है कि इस व्यवस्था में मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी और पद के अनुसार जो है घुड़सवार सैनिक रखता था और मनसबदार सम्राट से प्रति माह नगद वेतन प्राप्त करता था। यह जो है पैतृक नहीं था। 60वां क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन में मदद ए माशा इंगित करता है, क्या इंगित करता है? तो आप जान लीजिए ऑप्शन नंबर बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, उनके लिए ये जो है मदद ए माशा इंगित करता है मुगल प्रशासन में। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या है। तो देखिए मुगल प्रशासन में समस्त भूमि को भूमि कर के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया था। कितने भागों में? 3 भागों में भूमि कर को, ठीक है, टैक्स को। खालसा भूमि, जागीर भूमि और सरयुगल भूमि में बांटा गया था। मतलब 3 रूप में बांटा गया भूमि कर को। अगर देखा जाए तो 3 भागों में विभक्त किया, खालसा भूमि, जागीर भूमि और सयूर गल भूमि में बांटा गया टैक्स को, ठीक है। आगे बात करते हैं, सयूर गल भूमि को ही जो है मदद ए माशा कहा जाता था। और सुनिए, अकबर ने इस अधिकार का जो है स्वयं उपभोग किया था। क्या किया था? उपभोग किया था। कौन किया था? अकबर ने, ठीक है। और जानते हैं यह जो है भूमि स्थानांतरित नहीं होते थे और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। ये वंशा